मैं दिल्ली हूँ। विजयचंद के संधि प्रस्ताव को अनंगपाल तोमर ने स्वीकार कर लिया। महारानी ने उन्हें ना जाने की सलाह दी, मगर उन्होंने तो वचन दे दिया था। वो जब भवानी माँ के मंदिर में पहुंचे तो उनका स्वागत छल और कपट से हुआ। अनंगपाल तोमर ने उस छल का जवाब अपनी तलवार से दिया। उन्होंने तो विजयचंद का हाथ भी काट दिया। विजयचंद के सैनिक उन्हें पकड़ नहीं सके। वो घायल अवस्था में पहुंचे एक खंडहर में। उस खंडहर को देखकर वो चौंक पड़े। ये तो उनके सपनों वाला मंदिर था। आज उनका सपना सच में बदल गया। जिस स्थान पर वो खड़े थे वो स्थान था इंद्रप्रस्थ। वो मैं थी। मैं माता कुंती का सपना बनकर आई थी अनंगपाल तोमर के जीवन में, और माता कुंती ने ही उन्हें बताया कि उनका उत्तराधिकारी होगा उनका नवासा पृथ्वीराज चौहान। ये लीजिए धनुष और ये लीजिए बाण। कुंवर! क्या बात है? कुंवर, अब इसका लक्ष्य साधिए। धन्य हो कुंवर। वाह, क्या बात है! कुंवर, अभी अंतिम लक्ष्य आपको पुकार रहा है। धन्य हो कुंवर। क्या बात है! शब्द भेद जब किया हमेशा पहुंचा बाण ठिकाने पर। शब्द भेद जब किया हमेशा पहुंचा बाण ठिकाने पर। उधर हुई ध्वनि और इधर जा पहुंचा तीर निशाने पर। उधर हुई ध्वनि और इधर जा पहुंचा तीर निशाने पर। उधर हुई ध्वनि और इधर जा पहुंचा तीर निशाने पर। बस बस चंदुवरदाई, तुम तो मेरी प्रशंसा ही किए जा रहे हो। कुंवर, इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। नहीं है विश्व में कोई और जो आपका उत्तर दे सके। किंतु मित्र, तुम भी तो मेरे सामंत हो। माना कि मैं शस्त्र कला में निपुण हूं, किंतु मां भगवती ने तुम्हें शस्त्र कला के अतिरिक्त एक और कला में निपुण किया है, और वो है काव्य कला। चंदुवरदाई, तुम एक महान मित्र हो, मगर उससे भी अधिक एक महान मानव हो तुम। कुंवर, आपने मुझे भी अपना सामंत बनाया, अपने दरबार में इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया। आपकी और मेरी क्या तुलना। मैं तो केवल शब्दों के बाण चलाता हूं, पता नहीं उनका प्रभाव कितना पड़ता है। मगर आप तो आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसे शब्द भेदी बाण चलाते हैं कि देखने वालों के मुख से वाह निकल उठती है। आपका निशाना अचूक है,
मां भवानी की बड़ी कृपा है आप पर। जानते हो मित्र, शब्द भेदी बाण चलाने की प्रेरणा मुझे मेरी मासा से मिली है। और मेरी मासा उस वंश से संबंध रखती है जिस वंश में महान पांडवों ने जन्म लिया था। मैंने देखा तो नहीं, किंतु मासा कहती है मेरे नानासा एक महान योद्धा है। इस आयु में भी उनकी तलवार का लोहा अच्छे अच्छे सूरमा मानते हैं। आपने सच कहा वीर शिरोमणि। श्री अनंगपाल तोमर तो बहुत बड़े योद्धा हैं। उन पर जितना भी गर्व किया जाए कम है। चलो चंद्रवरताई, मासा प्रतीक्षा कर रही होंगी, आओ। पुत्र जयचंद, जब जब मैं अपने इस कटे हुए हाथ को देखता हूं, मेरे बदले की आग तन मन में और भड़क उठती है। जब तक मैं अनंगपाल तोमर के मुर्दा शरीर को अपने पैर की ठोकर से नहीं उड़ा देता, मुझे चैन नहीं आएगा। पिताजी, यह सब कुछ मेरी बात ना मानने का परिणाम है। वो कायर आपके हाथ पर घात लगाकर हमारी सेना के बीच में से निकल गया और हम हाथ पर हाथ धरे देखते रहे। पुत्र जयचंद, यह वार इतना अचानक था कि हम समझ ही नहीं पाए। इससे पहले कि हमारा हाथ अपनी तलवार तक पहुंचता, उसने इस हाथ को छीन लिया हमसे। उसने इस हाथ को छीनकर हमारी गैरत को छीना है हमसे, हमारे अभिमान को छीना है हमसे, हमारी वीरता का सर झुकाया है उसने। जब भी इस कटे हुए हाथ को देखता हूं तो शर्म से मेरा सर झुक जाता है। पिताजी, आपकी नीति ने ही उसे जीने का अवसर दिया है। अब मैं अपनी रणनीति से उस पर और उसके राज्य पर प्रकोप बनकर टूट पड़ूंगा। हम पूरी ताकत और पूरी शक्ति से उसके राज्य पर आक्रमण करेंगे और यह आक्रमण इतना अचानक होगा कि उसे सोचने का अवसर भी नहीं मिलेगा। जिस तरह उसने धोखे से आपका हाथ काटा है, मैं उसका सर काट के रख दूंगा। पुत्र जयचंद, क्रोध और आवेश शत्रु होते हैं बुद्धि के। ये उसे सोचने और समझने की शक्ति से वंचित कर देते हैं। इतनी जल्दी आक्रमण ठीक नहीं होगा पुत्र। ये मत भूलो, यहां से वापस जाकर उसने भी कोई रणनीति बनाई होगी। अब हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है। उससे संधि करने का निर्णय, उसे समाप्त करने का निर्णय आपने बहुत सोच समझ कर लिया था पिताजी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? नहीं पिताजी, अब आपको मेरा निर्णय स्वीकार करके चलना होगा, और वो है अचानक आक्रमण। पुत्र, जिसे तुम अचानक आक्रमण समझ रहे हो, वो अचानक नहीं होगा तोमरों के लिए। वो हर पल हर घड़ी सतर्क रहते हैं। मुझे डर है पुत्र कि जल्दी में लिए हुए निर्णय के कारण जिस तरह से हमारा हाथ कट गया, उसी तरह से कहीं तुम्हारा सर न कट जाए। तो इसका मतलब यह है पिताजी कि आपको मेरी कुशलता और मेरी वीरता पर भरोसा नहीं है। पुत्र जयचंद, मुझे तेरी कुशलता और वीरता पर संदेह नहीं है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि अनंगपाल की छोटी सी सेना किसी भी बड़ी सेना का सामना करने में सक्षम है, और अनंगपाल खुद अपने आप में एक सेना है। पुत्र, उस पर आक्रमण शेर की पीठ पर सवारी करने के समान है। इसीलिए कहता हूं पुत्र कि जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में न डाल। पिताजी, आपके मन में एक भय है, एक वहम है, मगर मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है और मेरा इरादा चट्टान की तरह अटल है। यह बात मत भूलिए पिताजी कि जिस तरह एक पागल हाथी को अपने वश में करने के लिए उसके लिए गड्ढा खोदना पड़ता है, मैंने तोमरों के विनाश के लिए गड्ढा खोद दिया है। अब बहुत ही जल्द उनका राज्य हमारे राज्य का हिस्सा होगा, जिसके लिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र एक रायसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उस अहंकारी तोमर का सर काट के आपकी देवड़ी पर लटका दूं। हाँ पिताजी।
ये क्या? क्षत्राणी की आंखों में आंसू? ये तो हर्ष के आंसू है महाराज, खुशी के आंसू। इन आंसुओं में राजपूतों का गौरव है, एक पत्नी का अभिमान है। आपने वीरता की वो मिसाल कायम की है जिसने क्षत्राणी मां के दूध की लाज रखी है। मैं कल्पना कर सकती हूँ महाराज कि आप शत्रुओं के घेरे से इस तरह से निकल आए होंगे जिस तरह बादलों से कड़ककर बिजली निकल आती है। आपने सच कहा महारानी। और बिजली जिस जगह गिरती है वो जगह जलकर राख हो जाती है। महारानी, तलवार की बिजली भी शत्रु के हाथ पर गिरी और उसका दाहिना हाथ उसके अंग से कटकर ऐसे गिरा जैसे कोई डाल किसी पेड़ से कटकर गिरती है। महाराज, मैं निछावर हूं आपकी इस वीरता पर। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली स्त्री और कौन हो सकती है इस धरती पर? महारानी, आपका संदेह बिल्कुल सही निकला। उन दुश्मनों ने तो हमारी हत्या का प्रबंध कर रखा था। मौत हमारे सर पर मंडरा रही थी, मगर भगवान शिव त्रिपुरारी की कृपा से ना सिर्फ हम बच गए बल्कि हमने दुश्मनों के रंग में भंग कर दिया। उसे सब कुछ वापस मिल सकता है लेकिन कटा हुआ हाथ वापस नहीं मिल सकता। महाराज, मेरे लिए इससे बड़ा खुशी का समाचार और क्या हो सकता है कि आप शत्रुओं के बीच से वापस आ गए। महारानी, इससे भी बड़ा एक और समाचार है आपके लिए। इससे भी बड़ा समाचार? उसी समाचार को सुनाने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है महारानी। ऐसा कौन सा समाचार है महाराज? रानी सा, मैं वो स्थान देखकर आ रहा हूं, वो मूर्ति देखकर आ रहा हूं जो बरसों से मैं सपने में देखा करता था। क्या? हाँ रानी सा, मैं पांडवों का वंशज हूं और वो देवी जो मैं सपने में देखा करता था वो 5 महादेवियों में से एक महान देवी माता कुंती है। क्या कहा आपने महाराज? महारानी कुंती? हाँ रानी सा, और वो खंडहर जो देखा करता था वो पांडवों का नगर इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ? हाँ रानी सा, माता कुंती ने मुझे आदेश दिया है कि मैं महान पांडवों की इस नगरी को नया जीवन दूं और मैं इस महान आज्ञा को पूरा करने जा रहा हूं। मैं पांडवों के किले को भी एक नया रूप दूंगा। महाराज, ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई परिकथाओं वाली बात है। सचमुच वही बात है। रानी सा, कोई विश्वास कर सकता है कि जो दृश्य मैंने सपने में देखा था हूबहू वही दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है? रानी सा, मैंने सपने को यथार्थ में बदलते हुए देखा है। अब आप देखेंगी कि मैं सपने को सचमुच यथार्थ में बदल दूंगा। मैं पांडवों के इंद्रप्रस्थ को फिर से बसाऊंगा। महाराज, ये तो प्रसन्नता की बात है, मगर इसके साथ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक दुख जो है वो ये है कि मैं आपको कोई पुत्र न दे सकी, इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी न दे सकी। महारानी, मैंने तो माता कुंती को वचन भी दे दिया है कि मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं इंद्रप्रस्थ को उसका पुराना गौरव वापस दूंगा, लेकिन मेरे बाद उस गौरव की रक्षा कौन करेगा? तो क्या कहा माता कुंती ने? रानी सा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश में अर्जुन जैसा धनुर्धर और भीम जैसा बलशाली पुत्र तुम्हारी पुत्री के घर जन्म ले चुका है। वही होगा तुम्हारा उत्तराधिकारी, और वो है तुम्हारा नवासा पृथ्वीराज चौहान। महाराज, माता कुंती ने आपको यह परामर्श देकर मेरे मन में जो दबी हुई इच्छा थी उसकी पूर्ति कर दी। रानी सा, इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं अजमेर जा रहा हूं, मगर मुझे डर है कि एक की प्रसन्नता दूसरे की नाराजगी का कारण ना बन जाए।
अजमेर वालों को तो प्रसन्नता होगी ही, लेकिन कन्नौज वालों की छाती पर सांप लौट जाएंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। महाराज, कहने को तो कन्नौज वाले हमारे समधी हैं, मगर उन्होंने आपको कन्नौज बुलाकर जिस प्रकार आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, उसके बाद तो उनको क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। रानी साहब ठीक कह रही हैं। अब हम अजमेर जाएंगे। हाँ महाराज, भगवान आपकी इस मंगल कामना को अवश्य पूरी करेंगे। आप शीघ्र ही अजमेर जाने की तैयारी करें। अब आप विश्राम कीजिए, मैं राजवैद्य को बुलाती हूँ। मासा, मासा, आओ चंद्रवर्ताई। मासा। पृथ्वीराज, आओ बेटे आओ। चंद तू। प्रणाम मासा। जुग जुग जियो बेटे, चांद तारों से भी लंबी तुम्हारी उम्र हो। मासा चंद्रवर दाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जुग जुग जियो बेटे, मगर ये तो बताओ तुम लोग आ कहाँ से रहे हो? मासा आज तो वो चमत्कार देखा हमारी आंखों ने कि जिसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हमें। कैसी बातें कर रहा है बेटे, तेरे भंडार में शब्दों की कमी है क्या? अरे तेरे मुख से तो शब्द ऐसे झरते हैं जैसे बादलों से बरसात। मगर ये तो बता, ऐसा कौन सा चमत्कार देखा तूने? मासा ये चमत्कार तो दिखाया हमारे कुंवर ने। शब्द भेदी बाण चलाकर कुंवर ने सिद्ध कर दिया कि वीरता और श्रेष्ठता में इस युग में इनके बराबर कोई नहीं। त्रेता युग में राजा दशरथ थे, द्वापर में महान अर्जुन, और इस युग में केवल हमारे पृथ्वीराज चौहान। देख चंद, तू मेरे पुत्र को नजर मत लगा। ये क्या मासा, आप भी वहम का शिकार हो गई? नहीं पुत्र, ये वहम नहीं, वास्तविकता है। लेकिन मैं नहीं मानता, और आप भी मत मानिए मासा, ये सरासर अंधविश्वास है। हाँ। अच्छा, तो अब हमारे कुंवर इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ को उपदेश देने लगे? नहीं मासा, ये उपदेश नहीं है, ये तो माताओं की परंपरा है कि उनके पुत्र की किसी ने जरा सी भी प्रशंसा की और उन्हें लगने लगा कि उनके पुत्र को नजर लग गई, जैसे नजर ना हो कोई छूत का रोग हो। हाँ पुत्र, अपनी प्रशंसा सुनकर इंसान में अहंकार आ जाता है, और अहंकार भी तो एक प्रकार का रोग ही है जिसका उपचार करना ही पड़ता है। दमयंती। हुकुम रानी सा। मेरे पुत्र की नजर उतारो। मासा, मासा ये क्या कर रही हैं आप? तुम चुपचाप खड़े रहो, सर झुकाओ। कुंवर की अलाबला शत्रु के माथे पे जा, कुंवर की अलाबला शत्रु के माथे पे जा, कुंवर की अलाबला शत्रु के माथे पे जा। हाथ लगाओ। कुंवर की अलाबला शत्रु के माथे पे जा, कुंवर की अलाबला शत्रु के माथे पे जा, कुंवर की अलाबला शत्रु के माथे पे जा। इसे भी छुओ। इसे भी। आप देखना मासा, अब मैं ऐसा कोई कार्य ही नहीं करने वाला जिससे मेरी प्रशंसा हो। कैसी बातें कर रहा है पुत्र? कौन माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसके पुत्र की प्रशंसा हो? ये गौरव हर माँ को नहीं प्राप्त होता। जितनी बार तेरी नजर उतारी जाएगी, मेरे हृदय को अनोखा सुख प्राप्त होगा। मासा, ये प्रेरणा तो मुझे आप ही से मिली है। आप ही तो मुझे नानासा की वीरता की गाथाएं सुनाती थी। मेरे लिए तो मेरे आदर्श मेरे नानासा है। हाँ पुत्र, तेरे नानासा की तो बात ही कुछ और है। जहां भी वीरता का उदाहरण दिया जाता है, तेरे नानासा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रानी सा की जय हो। क्या बात है? वीर शिरोमणि, आपके पिताजी महाराज पधार रहे हैं। पिताजी महाराज? नानासा आए हैं।
अच्छा मासा, मुझे आज्ञा दीजिए। जुग जुग जियो बेटे। अच्छा कुंवर, मिलते हैं चंद्रवरदाई। अवश्य। प्रणाम नाना सा। चिरंजीवी हो। प्रणाम नाना सा। चिरंजीवी हो। प्रणाम नहीं नहीं पिताजी। पुत्री, पिताजी, न कोई सूचना न संदेश, यूं अचानक। तो क्या पुत्री के घर आने के लिए संदेशा भेजा जाता है? ये घाव कैसा? पुत्री, घाव तो क्षत्रियों का आभूषण होता है, और फिर ये घाव भी हमें कन्नौज वालों ने दिया है। कन्नौज वालों ने? हाँ पुत्री, उन्होंने हमें संधि के लिए बुलाया था। संधि करने के लिए बुलाया था? तो फिर ये घाव कैसा? पुत्री, रणभूमि में तो वो हमारा सामना न कर सके, तो छल से हमें बुलाकर हमारी हत्या का प्रयास किया उन्होंने। पिताजी महाराज, आपको वहां नहीं जाना था। अगर हम नहीं जाते तो जग हंसाई होती। लोग हमें कायर समझते, ये समझते कि हम डर गए उनसे। नाना साहब, तो क्या उन लोगों ने संधि के बहाने बुलाकर आप पर वार किया? हाँ, वार तो किया था उन्होंने। हम अकेले थे और चारों तरफ राठौड़ों के सैनिक, लेकिन हमने भी उनको ऐसा पाठ सिखाया कि वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मगर नाना साहब, आपने उनके घेरे को तोड़ा कैसे? पुत्र, हमने अपनी तलवार से विजयचंद का दाहिना हाथ काट दिया और लड़ते हुए निकल आए उन कायरों के घेरे से। पिताजी महाराज, आप पर तो मां भवानी की कृपा हो गई। हाँ पुत्री, जो कुछ भी हुआ मां भवानी के सामने हुआ, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, वरना बचना मुश्किल था। मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। नहीं पुत्री, राजपूत अपनी पुत्री के घर का पानी भी नहीं पीते, यह हमारी परंपरा है। लेकिन पुत्री, आज हम एक परंपरा को तोड़ने आए हैं। परंपरा को तोड़ने? हाँ पुत्री, राजपूत अपनी पुत्री से कुछ मांगते नहीं, लेकिन हम मांगने आए हैं। नाना साहब, आप हुक्म तो कीजिए। क्या बात है पिताजी महाराज, आप सोच क्या रहे हैं? हुक्म दीजिए। हाँ पुत्री, हुक्म नहीं है, विनती है। पिताजी महाराज, आप कहिए तो सही, आपको क्या चाहिए? पुत्री, तुम मुझे अपना ये पुत्र दे दो। आपको अपना पुत्र दे दो? मेरा पुत्र तो आपका नाती है पिताजी महाराज, ये तो आपका अपना ही है। ऐसे नहीं पुत्री, मैं उसे तुझसे छीनने आया हूं। ये क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? पुत्री, मैं उसे तेरी नजर से दूर, तेरे इस राज्य से दूर ले जाना चाहता हूं। मैं कुछ समझी नहीं पिताजी महाराज। पुत्री, मुझे और सूरजकुंड को उसकी आवश्यकता है। मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? एक ही तो चिंता है मेरे जीवन में। मैं चाहता हूं कि पृथ्वीराज मेरा उत्तराधिकारी बने और मैं उसे अपना राज्य सौंप दूं। मगर पिताजी महाराज, आपके मन में यह विचार आया कैसे? यह मेरा ही विचार नहीं, माता कुंती का आदेश भी है। माता कुंती का आदेश? हाँ पुत्री, मैं बरसों से एक सपना देखा करता था। एक मंदिर, एक मूर्ति देखा करता था। उस सपने में मैं बहुत व्याकुल था कि यह सपना मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है। पर पुत्री, एक अजीब सा चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं राठौड़ों से संधि करने गया तो उनके षड्यंत्र से घिर गया था। मैं एक था और वो लोग अनेक।
फिर भी न जाने कहां से शक्ति आ गई मेरे शरीर में। इतनी बड़ी सेना के साथ अकेला लड़ता हुआ घायल अवस्था में वहां से बच निकला। वहां से बचता बचाता मैं एक खंडहर में जा पहुंचा। वहां मैंने वही मंदिर देखा, वही मूर्ति देखी जो मैं सपने में देखा करता था। वहां सपने में मुझे माता कुंती के दर्शन भी हुए। उन्होंने मुझे कहा कि वो स्थान इंद्रप्रस्थ है। उन्होंने मुझे उसे फिर से बसाने का आदेश दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। तब अचानक मेरे मन में विचार आया कि मैं सब कुछ तो कर लूंगा, मगर मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मैंने अपना दुखड़ा माता कुंती को बताया तो उन्होंने पृथ्वीराज का नाम सुझाया। उन्होंने कहा मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा मेरी पुत्री का पुत्र पृथ्वीराज। पृथ्वी जी, इस विषय में तुम्हारी माता का जो भी निर्णय हो, हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। नाना साहब, आपने तो धर्म संकट में डाल दिया मुझे। अभी तो बाबा साहब यहां नहीं है, उनसे भी परामर्श करना पड़ेगा। वैसे नाना साहब, आपका हुक्म सर माथे पर रखता हूं। अब मैं निश्चिंत हो गया। पुत्री, अब मैं चलता हूं। मेरे आने का कारण भी यही था। अब तुम ही बताओ, क्या इस बात के लिए मैं तुम्हें पत्र भेजता? पत्र भेजकर कोई वस्तु मांगी जा सकती है, पत्र भेजकर पुत्र नहीं मांगा जा सकता। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कुछ देर और ठहरिए ना पिताजी महाराज। नहीं पुत्री, राजपूत कभी अपनी पुत्रियों के घर टिकते हैं? अरे नहीं नहीं पुत्री, हमारे लिए पुत्रियां देवी समान होती हैं। हम उनसे अपने चरण नहीं छुआते। पृथ्वी जी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जी नाना साहब, प्रणाम। चिरंजीवी हो। अच्छा, मासा, ये तो एक समस्या उत्पन्न हो गई है। हाँ पुत्र, समस्या तो है। हम उन्हें ना भी नहीं कह सकते और तुम्हारे बाबा साहब के परामर्श के बिना हाँ भी नहीं कह सकते। आप क्या चाहती है मासा? यही सवाल मैं तुझसे पूछती हूँ, तू क्या चाहता है? मेरे चाहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो माता पिता की आज्ञा होगी वही करूंगा मैं। महाराज सोमेश्वर पधार रहे हैं। बाबा साहब आ गए। प्रणाम बाबा साहब। जीते रहो। क्या बात है, आज माँ बेटा दोनों एक साथ किसी गंभीर समस्या पर विचार कर रहे हैं? हाँ बाबा साहब, एक गंभीर समस्या है। कैसी समस्या है? जी पिताजी महाराज आए थे। क्या? बाबा साहब कहाँ है वो? चले गए। चले गए? हाँ, चले तो गए, मगर एक समस्या छोड़कर। कैसी समस्या? जो हमारे पुत्र को हमसे मांगने आए थे। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। वो चाहते हैं कि हमारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बने और इसीलिए वो पृथ्वी को गोद लेना चाहते हैं। तो आपने क्या कहा? मैं आपसे परामर्श किए बिना भला क्या उत्तर देती? ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका विचार जानना चाहती थी। रानी साहब, मेरा विचार जाने बिना ही आपको हाँ कर देनी चाहिए थी। क्या? हाँ कर देनी चाहिए थी? हाँ रानी साहब, इतना महान योद्धा, क्षत्रियों का अभिमान, तोमर वंश की कीर्ति को चार चांद लगाने वाला,
स्वयं चलकर यहां आया और आपने उसे बिना उत्तर के लौटा दिया। किंतु बाबा साहब मासा क्या करती? आपकी अनुमति के बिना तो। मेरी अनुमति पुत्र? अरे ये तो सम्मान है हमारे लिए। तो कितना भाग्यशाली है पुत्र कि तुम्हें एक नहीं दो दो पिता मिल रहे हैं। तुम एक राज्य के नहीं बल्कि दो दो राज्यों के नरेश बनने जा रहे हो। यह तो तुम्हारे लिए बहुत गौरव की बात है कि तुम ऐसे क्षेत्र के एक ऐसे राज्य के उत्तराधिकारी बनने जा रहे हो जिसका अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। इसे बड़ा सम्मान और तुम्हें क्या मिल सकता है पुत्र? हम शीघ्र ही अपने दूत को भेजकर उन्हें सूचित करवा देते हैं कि पृथ्वी तो पहले से ही आपका है और अब आपका उत्तराधिकारी है। बाबा साहब, ये निर्णय आप सोच समझ कर ले रहे हैं ना? हाँ पुत्र, हमने ये निर्णय सोच समझ कर लिया है। जरा सोचो, वो कन्नौज वाले भी उनके संबंधी हैं और वो विजयचंद का बेटा जयचंद जो आयु में भी तुमसे बड़ा है, उन्होंने उसे इस सम्मान के योग्य नहीं समझा। योग्य कैसे समझते बाबा साहब? वो तो उनके शत्रु हैं। उन्होंने तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था। क्या? हाँ बाबा साहब, संधि के बहाने बुलाकर उनकी हत्या करना चाहते थे वो लोग। फिर तो पुत्र तुम्हें नाना साहब की बात तुरंत मानकर वहां चले जाना चाहिए। उन्हें इस समय तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। जयचंद की कुदृष्टि उनके राज्य पर लगी है। इस तरह वे उनके राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। रानी साहब, आप पृथ्वी से कहो कि वो नाना साहब की बात मान ले। महाराज, मैं पृथ्वीराज की मां हूं और आपकी पत्नी। मुझे मेरे पिताजी महाराज ने आपको सौंपते हुए समझाया था कि पुत्रियां अपने पिता के घर में पति की अमानत होती हैं। मैं कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। रानी साहब, हम आपकी भावना को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम पृथ्वी को आज्ञा देते हैं कि वो अपने नाना साहब की इस महान भेंट को स्वीकार कर ले। बाबा साहब। हाँ पुत्र, बधाई हो। और रानी साहब, आपको भी बधाई हो। आपको भी बधाई हो महाराज।